तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा सीख रहे हैं और पिछले दिन हमने कई सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस किए अपने लेक्चर के अंदर में। इस बोर्ड पर काफ़ी कुछ लिखा है। हमने स्टेट स्पेस की बात की। हर एक पार्टिकल का किसी एक इंस्टेंट पर एक डेफिनेट स्टेट है जिसको कि हम एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसलिए वो सारे स्टेट्स का अगर हम मिला के सेट बनाएं तो वो वेव फंक्शंस का भी स्पेस उसको कह सकते हैं, और ये सब मिलकर के एक लीनियर वेक्टर स्पेस बनता है। फिर हमने ये किट सिंबल की बात की और करस्पॉन्डिंगली एक इसका जो रिफ्लेक्शन है वो भी सिंबल हमने बात की। हमने ज्योमेट्रिकल वेक्टर स्पेस से इसकी थोड़ी सिमिलरिटी आपको दिखाई कि जिस तरह से हमारे पास ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स के लिए और आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं, किसी भी वेक्टर को आप इन तीन में लिख सकते हैं और ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और ये कंपोनेंट्स लेने के लिए आपको इस आई कैप के साथ और ए का अगर आप स्केलर प्रोडक्ट कर लें, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो वो ए एक्स बन जाता है। फिर इसका जे कैप के साथ अगर स्केलर प्रोडक्ट कर लें तो वो दूसरा कंपोनेंट बन जाता है, तीसरा कंपोनेंट बन जाता है। इसी प्रकार से अपने स्टेट स्पेस के लिए, उसमें जो बहुत सारे स्टेट्स हैं उनके लिए हम लोग बेसिस डिफाइन कर सकते हैं। इस आई कैप, जे कैप, के कैप को हम बेसिस कहते हैं और उसको थ्री डिमेंशनल स्पेस कहते हैं, क्योंकि तीन ऑर्थोगोनल एक दूसरे से ऐसे हमने बेसिस स्टेट्स ले लिए तो सारा बाकी के वेक्टर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं और हम अपने स्टेट्स के वेक्टर्स की बात करते हैं तो फिर ये जो बेसिस वेक्टर्स हैं इनकी संख्या अनंत हो सकती है। और हमने ये डिस्क्रीट बेसिस की बात की जिसमें हम अलग अलग कह सकते हैं, ये phi 1 है, फिर ये phi 2 है, ये फिर phi 3 है। और तब हमने कहा कि कोई भी आप स्टेटस लेंगे तो उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं इस बेसिस में, इसके लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिख सकते हैं। ये सी आई उस स्टेट का कंपोनेंट है इस phi i के डायरेक्शन में, अगर आप कहना चाहें तो कहें बिल्कुल। और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आप इसी तरह से लिख सकते हैं, जो बेसिस है उसके साथ आप इसका जब स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो आपको ये कंपोनेंट निकल करके आएगा। तो ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने की। हम लोगों ने ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन किसको कहते हैं वो बताया। ये वास्तव में ये साई है, ये साई का अपने साथ स्केलर प्रोडक्ट है ये, क्योंकि परिभाषा ही हम लोग ऐसे करते हैं। अगर हमने इसकी परिभाषा हमें करनी है साई 1 साई 2 की, तो पहले वाले का हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं, दूसरे वाले का हम ज्यों का त्यों रखते हैं और पूरे एक्स पे इंटीग्रेट कर देते हैं फुल रेंज में, तो उसको हम लोग ये प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर आप अपने ही साथ में उसका लेंगे तो पहले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और दूसरा ज्यों का त्यों यही बन जाएगा। तो ये जो फैक्टर यहाँ लिखा गया है, ये फैक्टर वास्तव में ये साई का अपने साथ स्केलर प्रोडक्ट है। और अगर जैसे दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट अगर ज़ीरो होता है तो उसको हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। यहाँ भी इन दो वेक्टर्स का जो अगर ज़ीरो हो जाए तो इन वेव फंक्शंस को हम एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने की। बेसिस के जो वेक्टर्स होते हैं वो ज़रूर एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल होते हैं, और बेसिस वेक्टर्स का जो नॉर्म होता है वो हम यूनिटी लेते हैं, यूनिट नॉर्म लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर्स लेते हैं, उसी तरीके से जब हम बेसिस बनाते हैं तो ये जो वेक्टर्स हैं बेसिस वेक्टर्स, इनका जो अपना मैग्नीट्यूड है या नॉर्म है वो हम लोग हमेशा 1 लेते हैं। तो phi 1 इज़ 1, phi 1 phi 2 इज़ 0। तो इस तरीके का बनता है और इसको हम लोग ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऐसा बोलते हैं। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, हर एक का अपना मैग्नीट्यूड 1 है और एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल है। तो इस तरीके के बेसिस हम लोग अमूमन काम में लेते हैं। इसके पहले हमने जितनी चर्चा की वेव फंक्शंस के बारे में, उसमें हमने बेसिस का उपयोग किया है। दो तरह के बेसिस का उपयोग किया है। हमने किसी भी वेव फंक्शन को मोमेंटम के प्योर स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस किया है, या
जो पोजीशन के प्योर स्टेट्स हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस किया है, वो भी हमारे बेसिस ही हैं। तो आज थोड़ी हम उस तरह के बेसिस की चर्चा करेंगे, वो थोड़े अलग किस्म के बेसिस हैं, क्योंकि वो हम इस तरह से अलग अलग करके नहीं लिख सकते। उसमें एक कंटिन्यूस वेरिएशन है, कंटिन्यूस वेरिएबल है, जिसका वैल्यू हम -∞ से +∞ तक देते हैं। तो हम काउंट नहीं करते हैं कि 1 2 3 4, वो कंटिन्यूस वेरिएशन है। तो उस तरह के बेसिस जिसका हम उपयोग करते आए हैं, हम आज ज़्यादातर उसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। तो मोमेंटम के जो प्योर स्टेट्स हैं, यानी जिसमें मोमेंटम का एक डेफिनेट वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, मिक्सिंग नहीं है, ऐसे को हम लोगों ने हमेशा लिखा है। उसका जो वेव फंक्शन है वो है 1/√2 πh क्रॉस और e पे पावर I/h क्रॉस p0x। ये जो वेव फंक्शन है इसको हम लोग कहते हैं कि ये मोमेंटम का प्योर फंक्शन है। और इसको अगर आप कहें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं p0 और तब केट, यानी हम उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जिसमें लीनियर मोमेंटम का एक ही फिक्स्ड वैल्यू है और वो है p0। तो वो जो केट है, वो जो स्टेट है, उस स्टेट का ये वेव फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंटेशन है। तो आप इसको ऐसे बिल्कुल इक्वल है ऐसा करके नहीं सोचिए इस इक्वलिटी साइन को, लेकिन हम इसको इस तरह से इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं। ये एक्चुअल उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उस स्टेट को बताने का एक जरिया है, एक वेव फंक्शन है। ये जो वेव फंक्शन है इसको हम लोग जानते हैं कि इसमें लीनियर मोमेंटम फिक्स्ड है। लेकिन इस तरह के p0 बदल बदल करके आप ये बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। p0 का वैल्यू आप -∞ से +∞ तक कंटिन्यूसली बदलिए और ये जितने नए फंक्शंस आपको मिल रहे हैं लगातार, वो सब मिलकर के स्टेट स्पेस का बेसिस बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर वेव फंक्शन ψx है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, इसको जोड़ लगा सकते हैं और AP/dP, तो ये कंपोनेंट हो गया, ये AP कंपोनेंट हो गया और जोड़ नहीं हो करके ये इंटीग्रेशन है, क्योंकि इस बार हमारा वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। तो आप इसको p0 कह दें, इसको p0 कह दें, और तब जो वेव फंक्शन यहाँ पे हमें लिखना है वो है √1/2 πh क्रॉस और तब यहाँ पे e पे पावर I/h क्रॉस p0x। तो हमने काफ़ी यूज़ किया है इसको, सवाल भी बना है इसके ऊपर कि किसी भी वेव फंक्शन को आप ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो जैसे हमने वहाँ पर एक्सपैंड किया था अपने डिस्क्रीट बेसिस में, और हमने कहा था कि कोई भी अगर ये वेव फंक्शन है तो उसको आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जो बेसिस वेक्टर्स हैं उनके रूप में, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। वही काम यहाँ हो रहा है। ये हमारा जनरल ψx है, इसको हम लिख रहे हैं अपने बेसिस, ये मेरे बेसिस हैं। और इस बेसिस में ये जो p0 है वो p0 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -∞ टू +∞। कंटिन्यूस वेरिएशन है, कंटिन्यूस वेरिएशन है। हम 1 2 3 4 नहीं कर सकते, कंटिन्यूसली ये वैरी कर रहा है। हम कोई ख़ास वैल्यू बताएंगे तो एक बेसिस वेक्टर पकड़ा जाएगा, हम दूसरा वैल्यू बताएंगे तो दूसरा बेसिस वेक्टर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो साई है इसको ये है हमारा बेसिस वेक्टर और ये उसका कंपोनेंट है, ये AP0। जोड़ने की जगह पे हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये CI कैसे लिखते हैं हम? ये CI लिखते हैं हम phi psi। ये है कंपोनेंट, ये है कंपोनेंट। आपको याद होगा कि इसको जब हम लिखते हैं तो इसमें पहले वाला जो है फंक्शन उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं, दूसरे वाला ज्यों का त्यों लिखते हैं और फिर उसको x पर इंटीग्रेट करते हैं और x का वैल्यू -∞ से +∞ ऐसा जाने देते हैं। इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट phi i का psi के साथ में। तो
तो ऐसा जब हम करते हैं, बेसिस वेक्टर से जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो वाला कंपोनेंट निकलता है। वही चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। ये जो कंपोनेंट है ए पी नॉट, वो क्या है, वो है पी नॉट बेसिस वेक्टर। ये पी नॉट है, ये बेसिस वेक्टर, और उसके साथ में स्केलर प्रोडक्ट कर दीजिए साई एक्स को। ये हमारा साई, ये आप इसी का इस्तेमाल करके आप चेक कर ले सकते हैं। इसको अगर खोलेंगे तो क्या लिखेंगे हम, पहले वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी ये जो फंक्शन है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब 1/√2 पाई एच क्रॉस और ई पे पावर -i/h पी नॉट एक्स। देखिए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दिया हमने, आई की जगह पे -i लिख दिया है, और ये साई ज्यों का त्यों लिखना है तो साई एक्स। और इंटीग्रेट किस पर करना है मुझे, इंटीग्रेट करना है मुझे इस पर, पी पर, क्योंकि ये एक्स पर इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये भी पी नॉट का आएगा, तो ये डी एक्स, ये डी एक्स। यही किया था हमने। ए पी नॉट कैसे निकालते हैं, इसमें से ए पी नॉट कैसे निकालते हैं याद होगा आपको। ए पी नॉट निकालने के लिए यही हमने काम धंधा किया था। तो ये और कुछ नहीं है, ये सीधा इसका स्केलर प्रोडक्ट है। पी नॉट ये है और साई है, उस साई का और इस पी नॉट का ये सीधा सीधा स्केलर प्रोडक्ट है। तो यानी आप एक कंटिन्यूअस बेसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस बेसिस का इस्तेमाल करने में कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान रखने की हैं। ये जो बेसिस वेक्टर हमने लिया है, बेसिस फंक्शन, वेव फंक्शन हमने लिया है, ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। हम जब बेसिस चूज़ करते हैं तो ऐसा चूज़ करते हैं कि हर एक बेसिस फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो। जैसे हम आई कैप जे कैप लेते हैं तो यूनिट वेक्टर्स लेते हैं, लेकिन ये जो है ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। अगर आप अपने साथ इसका स्केलर प्रोडक्ट बनाएं, पी नॉट बनाएं, नॉर्म का स्क्वायर बनना चाहिए इसको। तो आप देखिए पहले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है, तो पहले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दिया हमने, ई पे पावर -i/h पी नॉट एक्स कर दिया। और दूसरे को ज्यों का त्यों रखना है, तो फिर से 1/√2 पाई एच क्रॉस करके और इस बार ज्यों का त्यों रख दिया ये, और फिर x पे उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर के होगा 1, और इसलिए ये अंदर में सिर्फ ये कांस्टेंट रह गया, और फिर x पे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -∞ टू +∞। तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। अगर दो अलग अलग बेसिस वेक्टर्स लेते हैं तो वो ऑर्थोगोनल है क्या, वो है, वो ऑर्थोगोनल है। एक्चुअली अगर आप P1 P2 लें, दो अलग अलग ऐसा लें, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -∞ टू +∞। पहले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अर्थात 1/2 पाई एच तो आप कर ही लीजिए, 2 पाई एच क्रॉस तो आप कर ही लीजिए, 2 बार आने वाला है इसलिए वो लिख लिया हमने। और ई पे पावर -i/h P1x और ई पे पावर +i/h P2x dx, ऐसा। अर्थात -∞ टू +∞, 1/2 पाई एच क्रॉस, और फिर यहाँ पे ई पे पावर i/h P2 - P1x dx। और ये अपने आप में एक डेल्टा फंक्शन है, ये अपने आप में इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा P2 - P1। याद होगा आपको डेल्टा फंक्शन की हम लोगों ने चर्चा की थी। अगर हम डेल्टा x - x0 इसकी चर्चा करें, x - x0, तो इसका अर्थ है कि x बराबर x0 जहाँ पर है, ये मान लीजिए x बराबर x0 है, यहाँ पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है, बाकी सब जगह इसका वैल्यू 0 हो रहा है। तो वैसी ही चीज़ यहाँ पर है। अगर P1 P2 बराबर हो गए, अपने साथ ही आप उसका स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये दोनों अलग अलग हैं तो फिर ये 0 हो जाएगा।
और उसके अलावा जो उसका इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए वो सब इसके अंदर में शामिल है। मैंने इसके ऊपर रिसोर्स सेक्शन के अंदर में रखा हुआ है एक फुल डिस्क्रिप्शन इसका, जिसमें हम कैसे ये ऐसा हो जाएगा, ये डेल्टा फंक्शन कैसे बन जाएगा, उसकी हमने वहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा की है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो हमारा जो कंटिन्यूअस बेसिस अगर है तो उसका ऑर्थोनॉर्मलिटी ऐसे डिफाइन करते हैं हम, उसकी ऑर्थोनॉर्मलिटी ऐसे डिफाइन करते हैं हम कि जो P1 P2 का स्केलर प्रोडक्ट है वो डेल्टा P2 माइनस P1 है। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो 0, और अगर डिफरेंट नहीं है तो फिर डेल्टा फंक्शन का जैसा इन्फिनिटी होना चाहिए वैसा। तो ये एक वेव फंक्शन इस प्रकार का हम लोग लेते हैं। दूसरा भी हमने एक कंटिन्यूअस बेसिस इस्तेमाल किया था, और वो बेसिस क्या था? वो था पोजीशन का प्योर स्टेट। ये हमने लिए हैं मोमेंटम के प्योर स्टेट, और हम अगर पोजीशन के प्योर स्टेट्स लेते हैं तो वो भी एक बेसिस की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या होते हैं वो होते हैं पोजीशन के प्योर स्टेट x0, ऐसा लिखते हैं। ये वो स्टेट है जिसमें पोजीशन का पक्का पता है, पोजीशन में कोई मिक्सिंग नहीं है, पोजीशन का वैल्यू x बराबर x0 ही है और कुछ नहीं है। तो वेव फंक्शन में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा x माइनस x0, ये वाला फंक्शन, ये जो इसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये वाला फंक्शन। और इसमें x0 को आप बदलते चलें, इस x0 को आप बदलते चलें, और कहाँ से कहाँ तक आप बदल सकते हैं? तो x0 वेरी कर सकता है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसा कंटिन्यूसली वेरी कर सकते हैं। और हर x0 के लिए एक बेसिस फंक्शन है आपके पास में ये। अब किसी भी वेव फंक्शन को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए इसको बेसिस बोल रहे हैं। अगर आपको कोई साई x लिखना है तो आप उस साई x को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, और साई x0 ये उसका कंपोनेंट हो गया, और फिर ये डेल्टा x माइनस x0, और x0 पे ये इंटीग्रेशन है गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सारे बेसिस वेक्टर्स को हमें इंक्लूड करना पड़ता है, अपने अपने कंपोनेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ता है। उसमें से कई सारे जीरो हो जा सकते हैं, लेकिन लिखना पड़ता है। तो वैसे ये x0 के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे जो ये बेसिस वेक्टर्स हैं वो हमने लिखे हैं, और उनका जोड़ लगाया है, इंटीग्रेशन किया है, और ये उसके कंपोनेंट्स हैं। साई x0 लिखें पहले, तो साई x0, चलिए साई इज इक्वल टू, ये कैसा हो गया, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई x0, ये और ये x0, ये x0 के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं dx0। तो अब देखिए ये कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया, ये कंपोनेंट हो गया किसका? हमारे वेव फंक्शन का, ये हमारे स्टेट का। और किस तरफ, किस डायरेक्शन में, किस में? इस वाले बेसिस वेक्टर में। तो ये कंपोनेंट हो गया। आप इस साई x को, साई x0 को आप लिख सकते हैं, जो x0 मेरा बेसिस है, साई, ये इंटीग्रेशन, ये स्केलर प्रोडक्ट। इसको अगर आप खोल करके लिखें तो ये पहला वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो चूंकि ये रियल ही है, इसमें आई कहीं है ही नहीं, तो इसलिए ये ऐसा ही लिखा जाएगा। और दूसरा ज्यों का त्यों, यानी ये लिखा जाएगा, और फिर ये इंटीग्रेशन होगा dx के ऊपर। ये स्केलर प्रोडक्ट के डेफिनेशन में ही है कि ये dx के ऊपर इंटीग्रेशन होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कब हम x0 पे इंटीग्रेट करते हैं, कब हम x पे इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ हम इसको बेसिस फंक्शंस में इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। तो हमें अलग अलग बेसिस फंक्शंस लेने हैं, तो वो अलग अलग बेसिस फंक्शंस अलग अलग x0 पर हैं, इसलिए हमने x0 पर इसको इंटीग्रेट किया है या जोड़ा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ हम इसका और इसका स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और स्केलर प्रोडक्ट निकालने के डेफिनेशन में है कि पहला जो फंक्शन है x का फंक्शन है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना, दूसरे फंक्शन को जो का त्यों रखना, और x पे इंटीग्रेट करना फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और ये इंटीग्रेशन है साई x0, है ना। ये स्पष्ट है कि ये साई x0 है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ जहाँ x x0 के अलावा कुछ है,
ये फंक्शन ज़ीरो है। और जहाँ पे x बराबर एक्स नॉट हो गया वहाँ पर ये भी x बराबर एक्स नॉट है, इसलिए ये साई एक्स नॉट है जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं। और तब डेल्टा x माइनस एक्स नॉट डी एक्स, ये जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन 1 होता है, इसलिए ये साई एक्स नॉट इतना है। तो ये भी हमारा एक कंटिन्यूस बेसिस है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, कंटिन्यूस बेसिस भी ले सकते हैं। और ऑर्थोनॉर्मलिटी जो है वो इसी प्रकार से डिफाइन होगी। ऐसा अगर होता है तो उसको हम लोग ऑर्थोनॉर्मल कंटिन्यूस बेसिस ऐसा कह सकते हैं। अगर ये 1 होता, जैसे हमने डिस्क्रीट में किया था, फाई आई फाई जे इस प्रकार का, तो अगर आप सेम हो जाए, आई और जे सेम हो जाए, अपने ही से लेना है तो इसको 1 हो जाना चाहिए। और अगर किसी दूसरे से अलग अलग हैं दोनों और तब आप स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसको 0 हो जाना चाहिए। इसके लिए भी एक सिंबल है, उसको ऐसा वाला डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा आई जे। क्या मतलब है? डेल्टा आई जे इज 1 इफ आई इज इक्वल टू जे एंड इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। और इसका भी एक नाम है, इसको कहते हैं क्रोनेकर डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा ऐसा बोलते हैं इसको, जिसमें कि अगर ये दोनों एक ही सिंबल हैं, अपने ही साथ स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है तो ये 1, और अलग अलग बेसिस वेक्टर्स ले लिए तो ये 0, तो ये क्रोनेकर डेल्टा बोला जाता है। कंटिन्यूस वेरिएशंस अगर है बेसिस में तो फिर ये इस प्रकार से ऑर्थोनॉर्मलिटी डिफाइन करते हैं। अब आपको हम एक दूसरी टर्मिनोलॉजी सिखाते हैं। हमारी जो भाषा है क्वांटम मैकेनिक्स की, उसका एक और शब्द विन्यास है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, और वो है ऑपरेटर्स। तो उसकी चर्चा करेंगे। तो हमने शुरू के लेक्चर्स में जब मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन की बात की थी, उस समय में थोड़ा सा आपको एक हिंट किया था कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, ऑब्जर्वेबल्स हैं, जिनको हम मेज़र करते हैं, फिज़िकली मेजरेबल क्वांटिटीज़, उनके करस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं। तो आज हम उसको फिर से उसकी चर्चा करते हैं। आप पहले मोमेंटम के प्योर स्टेट की बात कीजिए। मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, ये वो स्टेट है जिसमें कि मोमेंटम डेफिनिट है और उसका वैल्यू p0 है और कुछ नहीं है। तो इसको उसका जो करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन है 1/√2 पाई h क्रॉस e पे पावर i/h क्रॉस p0x। ये हमारा उसका वेव फंक्शन है साई या फाई। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दें x में तो क्या होता है? डेल्टा साई डेल्टा x क्या हो जाता है? डेल्टा साई डेल्टा x हो जाता है 1/√2 पाई h क्रॉस, और यहाँ से देखिए i/h क्रॉस p0 ये बाहर, और फिर ये e पे पावर i/h क्रॉस p0x ऐसा हो जाता है ये। और अगर आप इसको माइनस IH क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस IH क्रॉस डेल्टा साई डेल्टा x ये कर दे, ये क्या हो जाता है? तो अगर आप इसको माइनस IH क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, h क्रॉस यहाँ कटेगा, i इंटू आई -1 होगा, और फिर एक माइनस है तो मिलाकर +1 हो जाएगा। तो यही p0 केवल यहाँ पे बच जाएगा, और उसके अलावा जो कुछ बच गया है वो और कुछ नहीं है बल्कि यही वाला साई है। तो आप ऐसे लिखिए इसको, डेल डेल एक्स साई इज इक्वल टू p0 साई। तो आप देख रहे हैं कुछ संबंध है, जो लीनियर मोमेंटम है और जो ये ऑपरेटर है कुछ संबंध है। लीनियर मोमेंटम का अगर प्योर स्टेट है तो इस प्रकार की चीज़ बन रही है। तो ये साई साई अगर आप ओमिट कर दीजिए, हटा दीजिए, मैं काटने को नहीं कह रहा हूँ, भाग देने को नहीं कह रहा हूँ,
ये इस पर ऑपरेट करता है, इसका मतलब है इसको ये डिफरेंशिएट करता है, गुना नहीं किया हुआ है, डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो इसलिए हम काट तो नहीं सकते। लेकिन अगर हम इन दोनों को हटा दें तो ये माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स जो है वो हमें पी नॉट मिलता है, यानी मोमेंटम मिलता है। तो आप बराबरी पर वो गणित के हिसाब से तर्क नहीं करेंगे कि ये ऑपरेटर है और ये वैल्यू है, ये बराबर कैसे हो सकता है। हम सिर्फ आपको एक इंट्यूशन दे रहे हैं कि यहाँ लीनियर मोमेंटम है, वैल्यू है लीनियर मोमेंटम का, यहाँ एक ऑपरेटर है, लेकिन ये साई पर ऑपरेट करता है, ये साई को गुना करता है, और तब दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं, ये बराबर गणित वाला बराबर है। तो हम ये कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग ये एक ऑपरेटर है, जिसको हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। लीनियर मोमेंटम के वैल्यू को हम स्मॉल p से बोलते हैं, इसलिए इस लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को हम कैपिटल P बोलेंगे। जब कैपिटल P लिखेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि हम इसके ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। तो P जो है ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू लीनियर मोमेंटम इज माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स। और हम बार बार ये डेल डेल एक्स इसलिए लिख रहे हैं कि हमें ध्यान है कि हमने वन डिमेंशनल वर्ल्ड अपनी तरफ से कल्पना की है। मेरा वर्ल्ड एक वन डिमेंशनल नहीं है, उसमें एक्स भी हैं, वाई भी हैं, जेड भी हैं। तो लीनियर मोमेंटम का जो ऑपरेटर वहाँ हम डिफाइन करने जाएंगे तो हमें वो तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग डिफाइन करने पड़ेगा। तो ये एक्चुअली लीनियर मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट का ऑपरेटर है। इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम के वाई कंपोनेंट का और जेड कंपोनेंट का भी ऑपरेटर होगा। तो ऐसा हमारा ये लीनियर मोमेंटम का ऑपरेशन है। पोजीशन की बात करें आप, पोजीशन भी हमारा एक फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है। जैसे मोमेंटम फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है, और इसके लिए भी हमारे पास में ऑपरेटर है, और उसको हम कैपिटल एक्स लिखेंगे। जो वैल्यू है पोजीशन का उसको स्मॉल एक्स लिखते हैं, तो इसको हम कैपिटल एक्स लिखेंगे। और ये कैपिटल एक्स क्या है? ये है मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स से गुना कर दो, ये भी ऑपरेशन है। कोई फंक्शन है उसको एक्स से गुना कर दो, एक दूसरा फंक्शन बन गया, ये भी एक ऑपरेशन है। तो ये जो ऑपरेटर है इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन का ऑपरेटर। और जो प्योर स्टेट्स हैं, पोजीशन के जो प्योर स्टेट्स हैं, उस पर अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, पोजीशन के प्योर स्टेट्स क्या है? पोजीशन के प्योर स्टेट हैं डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, ये वैरायटी एक्स नॉट बदल बदल करके, इसको अगर आप करेंगे डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट तो क्या बनेगा? तो ये एक्स से मल्टीप्लाई करना है, अर्थात एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट। और इसको भी आप लिख सकते हैं एक्स नॉट इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट। आप चेक कर लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एक्स बराबर अगर एक्स नॉट नहीं है तो एनीवे ये भी ज़ीरो है, वो भी ज़ीरो है, और अगर एक्स नॉट है तो फिर ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो जिस तरह यहाँ आपने देखा पी साई इज़ इक्वल टू पी नॉट साई, वैसे ही आप यहाँ देख रहे हैं ये एक्स है, और इसको अगर आपने यहाँ पर प्योर स्टेट पे अप्लाई कर दिया तो आपको वो वैल्यू और उसके बाद वही प्योर स्टेट वापस मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी सी बात है। और इसी प्रकार आप बाकी चीज़ों के भी ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं, ऑपरेटर्स डिफाइन कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू डेल एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर पी स्क्वायर बाई 2m कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी को। तो उसी p को आप दो बार कर दीजिए, ये p है, इसी को आप दो बार कर दीजिए, इसी को एक बार और लिख लीजिए तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी है, अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ये Vx है, x का फंक्शन होता है सामान्यतः पोटेंशियल एनर्जी, तो वैसी हालत में उसका जो ऑपरेटर है दैट ऑपरेटर विल बी मल्टीप्लाई बाई Vx, ये इसका ऑपरेटर है।
और जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो K प्लस V होती है, उसके लिए जो ऑपरेटर होगा वो ऐसा ही माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m del 2 del x स्क्वायर प्लस Vx। ये ऑपरेटर है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ इसका मतलब है Vx से गुणा करना है, और इसका मतलब है कि 2 बार x की अपेक्षा डिफरेंशिएट करना है और इससे गुणा करना है। तो इस तरह से हर जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे हर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर होता है। और अगर वो ऑपरेटर का प्योर स्टेट है, अगर वो उस क्वांटिटी का, उस ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का प्योर स्टेट है, तो वो ऑपरेटर आप उस पर अप्लाई करेंगे तो वही फंक्शन फिर से मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय the actual value, that definite value of the observable।